वेलकम स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को जो पिछला क्लास हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में वॉटसन के संबंध में बात कर रही थी उसी को मैं आज आगे बढ़ाने के लिए आ रही हूँ। 1913 तक की बात हमने की थी और अब 1914 में उनकी एक पुस्तक बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी प्रकाशित हुई। उपर्युक्त दोनों पुस्तक अमेरिकन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 1915 में, देखिए मैं बहुत सिस्टमेटिकली जा रही हूँ हर साल को, बहुत ही इन्फेसिस डाल के, क्योंकि साइंटिफिक हिस्ट्री में कभी भी हम डेट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री में ये हो सकता है। तो 1915 में वॉटसन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। अब आइए 1918 में वॉटसन ने बच्चों पर प्रयोगात्मक अध्ययन आरंभ कर दिया, यानी प्रयोगात्मक अध्ययन आरंभ कर दिया। और इन स्टडीज में पैवलव के कंडीशनिंग थ्योरी का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया। कंडीशनिंग थ्योरी कब आई थी? 1902 में। हिस्ट्री के साथ यही चीज़ है कि आपको अगला सब कुछ याद, पिछला जितना भी है वो याद रखना पड़ेगा, किसी भी सब पेपर से हो। फंडामेंटल्स को तो बिल्कुल ही याद रखना पड़ेगा। तो कंडीशनिंग थ्योरी से उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और उन्होंने कंडीशनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस भी दिया साइकोलॉजी में। तो बहुत लाभ उठाया। उन्होंने अल्बर्ट को वाइट रैट से डरना सिखाया। अल्बर्ट उनका अपना ही बच्चा था, 8 महीने के बच्चे पर उनका ये कंडीशनड फियर धीरे धीरे इतना जनरलाइज्ड हो गया कि अल्बर्ट लगभग सभी उजली चीज़ों से डरने लगा। यहाँ तक कि अपनी माँ के सफ़ेद फर के कोट से भी वो बच्चा डरने लगा। अल्बर्ट वॉटसन जेबी वॉटसन का बेटा था। आरंभ में वॉटसन ने पैवलव के कंडीशनिंग मेथड को पूरी तरह नहीं समझा, परंतु जब पैवलव एंड बेक्टेव ने अध्ययनों को अनुवाद के माध्यम से समझाया तो कंडीशनिंग को बिहेवियरिज्म की मुख्य विधि के रूप में वॉटसन ने अपना लिया। 1919 में 18 की ये घटना थी जो मैंने पहले आपको व्यक्त किया। और अब 1919 में उनकी पुस्तक साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट प्रकाशित हुई। ये पुस्तक थी और संशोधन 1926 में संशोधन, उसका जो संशोधित रूप था 1924 में भी और 1926 में भी प्रकाशित हुआ। 1925 में एक घटना और है, ये जरा बीच की घटना है कि बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। विषय था इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग 1924, 1925 और 1926 की घटनाओं को, जिससे वॉटसन जुड़े हुए हैं, उनकी बात की। अब आइए 1928 में चाइल्ड केयर पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड। 1930 में उन्होंने रिवाइज्ड बिहेवियरिज्म, दिस वाज हिज लास्ट प्रोफेशनल एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने किया। 1957 में ये अद्भुत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नश्वर शरीर छोड़ गया, परंतु मृत्यु से पहले एपीए ने उन्हें उनके कार्यों के लिए, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उन्हें उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म या वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म में जो प्रस्तुत हुआ उसको हम अब निचोड़ के रूप में आप लोगों को यहाँ इस पैराग्राफ में बताएंगे। तो वॉटसन द्वारा प्रस्तुत मनोविज्ञान को व्यवहारवाद, वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म कहा जाता है। 1930 में उनकी एक नर्म बिहेवियरिज्म उनके बिहेवियरिज्म का एक पोलाइट सा वर्जन सामने आने लगा, जिसे नियो बिहेवियरिज्म कहते हैं। उसके स्तंभधारी या फ्लैग होल्डर्स जो है वो अलग थे। और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू
बिहेवियरिज्म, वाटसोनियन बिहेवियरिज्म ने, देखिए सारी चीज़ों को हम लोग अब आगे मार्क्स एंड हेलिक्स के जो 6 पॉइंट्स हैं, वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। और ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन टू वाटसन था, और इंट्रोडक्शन लगभग 20 वर्षों तक वाटसन का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व रहा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ रहा, और इसमें मनोविज्ञान की जो सीमा थी वो बहुत प्रशस्त हुई, क्योंकि उन्होंने परिभाषा ही बदल दी। अब यहाँ पे हम आपको परिभाषा, मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जो मानव व्यवहार के करनी एवं कथनी, अर्जित एवं अनर्जित दोनों को अपना अध्ययन विषय मानता है। पहले ही उन्होंने कर दिया कि बिहेवियर इज द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, और मेथड रखा ऑब्जर्वेशन मेथड, और कंडीशनिंग को उन्होंने फर्स्ट मेथड के रूप में अपनाया। पैवलव से वो बहुत प्रभावित थे, और उसी पर 1914 में उन्होंने बच्चों पर अध्ययन शुरू कर दिया। और जैसे ही 1903 में वो साइकोलॉजी के अंदर एंजल के प्रभाव से प्रवेश लिया उन्होंने, तो उन्होंने रैट्स पर, तो आप देखिए कि मनोविज्ञान की परिभाषा जैसे ही उन्होंने साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर कहा, उन्होंने एनिमल साइकोलॉजी की भी नींव डाल दी, और उन्होंने बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी की भी नींव डाल दी। जबकि एंशिएंट साइकोलॉजी बहुत ही मुट्ठी भर चीज़ों को लेके चल रहा था, और वो था उसका ये मानना कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस and that studies only the adult normal human being। ये एक बहुत छोटी सी, बहुत ही संकीर्ण परिभाषा थी। टिचनर ने इसको और भी टफ कर दिया, एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी ना इसमें पागलों का अध्ययन हो सकता था, ना इसमें जानवरों का अध्ययन हो सकता था, ना इसमें बच्चों का अध्ययन हो सकता था, सिर्फ एडल्ट, वयस्क, सामान्य ह्यूमन बीइंग, यानी इसकी सीमा बहुत छोटी, बड़ी संकीर्ण थी। लेकिन जैसे ही बिहेवियरिज्म का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं कि जैसे ये प्रभाव में आया, इसने ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर के माध्यम से साइकोलॉजी के विषयों को अपने अंदर समेटना शुरू किया, और यही प्रशस्तीकरण जो है बिहेवियरिज्म को साइकोलॉजी के फील्ड में 20 सालों तक मदद करता रहा, और उनका वर्चस्व रहा। और अचानक कुछ घटनाएं ऐसी आई जो उनकी बिल्कुल ही पर्सनल घटनाएं थी। वाटसन एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के आदमी थे, और उन पर बहुत सारे कैरेक्टर संबंधी एलिगेशंस भी लगे, और जिसकी वजह से उनको कॉलेज, उनके पद से, प्रोफेसर पद से हटा दिया गया, जिस पर उनको अपने ऑटोबायोग्राफी 1936 में उन्होंने इस पर थोड़ा आक्रोश भी जताया है। तो ये थे वाटसन, और यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। नाउ इट इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।